दो मुद्दे हमने यहां पर रखे हैं, दोनों पर आपकी राय लूंगा, लेकिन पहले युद्ध लड़ना था बहुत लंबे समय तक, पाकिस्तान को टिक नहीं पाया, कुछ घंटों तक ही उसकी फिर सारी की सारी हैकड़ी निकल गई, दम निकल गया। फिर पापा याद आए, कौन से, ट्रंप की याद आती है, वहां फोन घुमाते हैं, इधर फोन घुमाते हैं, फिर अंततः असली पाप के साथ, यानी असली जो बाप होता है वो भारत है, फिर कॉल जाता है वहां से, यानी डीजीएमओ टू डीजीएमओ, और बात होती है कि भाई अब रोक देते हैं, अब और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कितने विमान गिरे, क्या कुछ हुआ, वो केप्ट असाइड है, वो सारी बातें क्लियर हैं, लेकिन क्या हुआ होगा तब और अब तक, बिल्कुल जो स्टेटमेंट दिया गया सीडीएस की तरफ से, वहां पर उनको भी जरा गौर फरमाना पड़ेगा। शिवम, देखिए, सीडीएस का स्टेटमेंट बिल्कुल टू द पॉइंट और बिल्कुल परफेक्ट स्टेटमेंट है। उन्होंने सिर्फ एक फैक्ट बताया है कि किस प्रकार से पाकिस्तान को घुटनों पर लाया गया। मैं ये आधा आधा मिनट में पूरा पूरा 7-8-9 का घटनाक्रम बताना दोबारा याद दिलाना चाहता हूं आपके दर्शकों को। 7 तारीख को हमने पाक के आतंकी अड्डों पर हमला किया, उसके बाद उनको बताया कि हमने अपना काम पूरा कर दिया है, आप अगर आगे जो कार्रवाई होगी आपके द्वारा की जाएगी, उसका रिएक्शन हम करेंगे। ये बिल्कुल साफ बता दिया गया था, यही सीडीएस ने कहा है। उसके बाद पाकिस्तान ने हिमाकत करी, रात को ड्रोन्स के साथ भारत पे हमला करने का प्रयास किया, जो कि नाकाम हुआ, लेकिन हमने अगले दिन उसका जवाब दिया, और उसका जवाब दिया मलीर से लेकर के और सियालकोट तक जितने भी उनके एडी के जो जो रिसोर्सेज थे उनको डिग्रेड किया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के रिसोर्सेज को बिल्कुल बिल्कुल लगभग खत्म कर दिया। और फिर अगले दिन फिर उन्होंने कोशिश की, तो उसके बाद हमने जाकर के पाकिस्तान के 11 हवाई अड्डों को ध्वस्त किया। उसके बाद अब पाकिस्तान का डोजियर निकल के आया है, और उस डोजियर में वो कहते हैं कि उन्होंने 20 नहीं 28 जगह पर हमला किया था। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो सेकंड डे जो एडी रिसोर्सेज पे हमला हुआ था, कहीं ना कहीं वो उनको अलग मान करके उसको 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 ज्वाइन कर रहे हैं। इसके पीछे 2-3 वजह हो सकती है, वजहों पर हम थोड़ी देर बाद चलेंगे, लेकिन बात यह है कि उनका प्रयास था कि भारत से लड़े, क्योंकि ये शुरुआत उन्होंने की थी, एस्केलेशन उन्होंने किया था। लेकिन जिस प्रकार से 2 दिन में उनके 11 मेन एयरफील्ड्स, और एयरफील्ड्स कौन से, उसमें नूर खान शामिल है, उसमें सरगोदा शामिल है। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर के पार जाके पाकिस्तान के पंजाब में, देखिए शिवम, जो भी कुछ पंजाब में होता है वो सबसे ज्यादा हर्ट करता है पाकिस्तान को, क्योंकि मेरा यह मानना है कि पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट ही है कि पंजाबी सबसे ऊपर है और बाकी सब उसके इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ उसके गुलाम है, बाकी सब तो उनके लिए गुलाम है। बलोच भी उनके लिए, मुझे लगता है बलोच भी गुलाम है उनके लिए, बाकी पश्तून वहां पर पठान सब उनके गुलाम हैं। केवल वही हैं जो पंजाबी, वहां के जो मुस्लिम पंजाबी पाकिस्तानी, वो खुद को समझते हैं कि हमसे ऊपर कोई भी नहीं। हाँ, अपनी बात को कंटिन्यू करेगा, बिल्कुल। हाँ, मैं यही कहता था। तो फिर जब पंजाब के ऊपर, पंजाब के हार्टलैंड में हमला हुआ, बहावलपुर हो चाहे वो मुरीद के हो, पंजाब के, उसके बाद जो अगले दिन हमला हुआ रावलपिंडी के, हमने एयरपोर्ट पे, नूर खान पे, सरगोदा में, रायविंड में, हर जगह पाकिस्तान झटका। और असली उनको झटका लगा जब किराना हिल पर, जब उनको पता लगा कि ये इस चीज के लिए भी काबिल हैं कि वो उनके जो न्यूक्लियर एसेट्स है वहां तक पहुंच सकते हैं। एक तो मुझे लग रहा है कि वो न्यूक्लियर एसेट वाला जो चैप्टर ही उनका होक्स है, तो उसको, उस चीज को हम नहीं मानते फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन अभी ये बिल्कुल क्लियर हो गया था पाकिस्तान को कि उन्होंने सब जगह उन्होंने हिट किया है, और इस वजह से वो आनन फानन में दौड़े पहले ट्रंप के पास, और उसके बाद डीजीएमओ ने हमको भीख मांगी कि भी हमें छोड़ दिया जाए। तो हमने, क्योंकि शिवम, हमारा पॉलिटिको मिलिट्री एम जो था वो पहले दिन हमने अचीव कर लिया था। इसको एस्केलेट करने का भारतीय सेना का कोई भी आइडिया नहीं था। जो पाकिस्तान लड़ाई लड़ना चाह रहा था उसको 8 घंटे में हमने नीचे, उसमें कितना नुकसान हुआ, कितने एवैक्स गए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर इस बात से पड़ा कि हमने अंदर जाकर के उन पर मार लगाई है। और ये बात 8 तारीख को ही उस समय क्लियर हो गई थी, जब शहबाज शरीफ ने एक लेटर अपने मित्र राष्ट्रों को लिखा था कि भारत ने हमारी बहुत पिटाई करी है और हमें आर्थिक रूप से आप सहायता करें ताकि हम उनसे लड़ सकें। मतलब हमला होते ही भीख मांगना चालू कर दिया, जो एक आदत है कि भाई, और अभी भी जो उन्होंने किया है कि ये डोजियर है शिवम, उसका जो मुख्य आइडिया मेरी तरफ से, ये एक प्रकार की साजिश है। ये आइडिया ये है कि जो भीख उनको मिल रही है,
पहली बात तो भीख मिले, क्योंकि हाँ। उनके दोस्तों ने कह दिया कि हम भीख नहीं देंगे। बिल्कुल। और ये बात शहबाज ने ताजिकिस्तान में या अजरबैजान में स्वीकारी है कि हमें हमारे मित्र जो हैं भीख का कटोरा लेकर के पैसा पसंद नहीं नहीं देते। करते। हाँ। तो हाँ, दूसरी बात जो आईएमएफ से या जहां से भी पैसा मिल रहा है, उस पैसे को कैसे वो मिलिट्री हार्डवेयर परचेज करने में या टेररिस्ट की मदद करने में लगाएंगे, तो वो इस डोजियर के मार्फत ये बताना चाहते हैं मिस यूज कि करना साउथ एशिया चाहते की हैं। हाँ। हाँ। स्टेबिलिटी में भारत जो है हाँ। एक बहुत ज्यादा डिफरेंस है भारत में और पाकिस्तान में, और बहुत ज्यादा नुकसान है। तो अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं साउथ एशिया में, तो पाकिस्तान को आर्म करिए, पाकिस्तान को पैसा दीजिए और लेकिन पाकिस्तान को उस पैसे से हथियार खरीदने दीजिए। लेकिन ये अलाउड बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। और भारत देखिए अंतर्राष्ट्रीय पटल पर तो हम उनको पूरी तरीके से घेरने में कामयाब नजर भी आ रहे हैं। ऑल पार्टी डेलीगेशन, देखिए तमाम पार्टी के जो नेता हैं वो शामिल हैं डेलीगेशंस में, उन्होंने जाके बताया है, चाहे ओवैसी का नाम ले लीजिए, चाहे यहाँ पर शशि थरूर का नाम ले लीजिए। संजीव श्रीवास्तव जी, पाकिस्तान में हो क्या रहा है? एक तो कट्टरपंथ की सीमा पार, और वहां पर मतलब लड़कियों को मारा जाएगा क्या? अब ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को मारा जाएगा क्या? कोई अगर उनके खिलाफ चला जाए तो मुझे लगता है वो गायब हो जाता है वहां पर। और इतना दहशत का माहौल है वहां पर, दिखने में तो हमारे जैसे दिखते हैं, लेकिन ये कितने खूंखार हैं ये पाकिस्तानी। देखिए, यहाँ पर पाकिस्तान में जो कट्टरता है वो चरम पे जाती हुई दिखाई दे रही। और पाकिस्तान के अंदर ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट अतिवादी आतंकपरस्त जो ताकतें हैं वो लगातार अपने दबदबे को बढ़ा रही हैं। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ऐसी सिचुएशंस को जाहिर है कि और हवा देने की कोशिश करेगा, और उसका जो लक्ष्य ही है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का कि वो पूरे पाकिस्तान पे कट्टर शरिया ला लागू करे। यही जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उसने मलाला यूसुफजाई जैसी एक प्रगतिशील विचारों को रखने वाली महिला के ऊपर 2012 में हमला किया था। और अभी जो इस तरीके के जो रिपोर्ट आई है, सना नामक जो ये यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर रही, इनकी भी जिस तरीके से नृशंस हत्या कर दी गई। हालांकि उसकी अभी रिपोर्ट आनी बाकी है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि किसने उसकी जिम्मेदारी ली है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, और खासकर ऐसी महिलाएं जो कि कुछ प्रगतिशील विचार रखती हैं, कुछ अपने आजाद हैं, जो आजाद और आजाद पसंद जो सोच रखती हैं, वो उस तरीके की महिलाएं तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। और हमने ये देखा है कि चाहे वो मुस्लिम ऐसी महिलाएं हों और रिलीजियस जो और इथनिक माइनॉरिटीज की महिलाओं की, तो आप सोच लीजिए बड़ी दयनीय स्थिति है। खासकर जो हिंदू महिलाएं हैं, सिख महिलाएं हैं, हमने जगमीत कौर का केस देखा था, हमने आशिया बीबी जो एक क्रिश्चियन महिला थी उनका केस देखा था, किस तरीके से वो फांसी के फंदे पर लटकने से बाल बाल बची थी। जब अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज का प्रेशर आया तब वो किसी तरह से छूटी। तो ये जो महिलाओं की जो स्थिति है वो बेहद दयनीय पाकिस्तान के अंदर है। और अभी आप देखिए तो ईरान के में जो जिस तरीके से महिलाओं पर दमन शोषण होता है, उसी तरीके की स्थितियां पाकिस्तान में भी हैं। तालिबानी जो शासन है उसमें भी महिलाओं की स्थिति जैसी है, उसी तरीके की स्थितियां अभी पाकिस्तान में भी बनती जा रही हैं। और इस तरीके के जो इन्फ्लुएंसर्स का, सोशल मीडिया के जो भी उसमें आजाद पसंद महिलाएं हैं, उनको टारगेट किया जाता है, हरास किया जाता है, हर तरीके से उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती है। और यही पाकिस्तान की कड़वी सच्चाई है। पाकिस्तान में जैसा कि आपने स्वयं कहा कि वहां पर अनेक जो पत्रकार हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं। सलीम शहजाद नामक एक पत्रकार हुआ करते थे और दिल्ली आए थे, तो मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी, और काफी अच्छे विचारों को रखने वाले और भारत और पाकिस्तान के बीच में एक स्वस्थ संबंध की वकालत करने वाले पत्रकार थे। लेकिन जब वो पाकिस्तान में उनको अगवा कर लिया गया, उनके बाद में उनकी बॉडी मिली, तो इस तरीके के जो अनेक पत्रकारों को भी टारगेट किया गया है। एक पत्रकार तो अभी जिसके बारे में वहां की DGISI को आकर के सफाई पेश करनी पड़ी कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो केन्या चले गए थे। पाकिस्तान को छोड़ करके वो केन्या में जाके रहना शुरू कर दिया था। लेकिन जो पाकिस्तान का डीप स्टेट है वो केन्या तक उन्होंने उसको टारगेट किया और वहां पर एक साजिश के तहत हत्या करा दी गई। तो ये इमरान खान के समर्थक पत्रकार थे। तो ये इसमें बहुत ही स्पष्ट है कि पाकिस्तान में जो भी आजाद पसंद और प्रगतिशील विचारों को रखने वाले जो लोग हैं वो खतरे में हैं। पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इस तरीके के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती कि जिनका कि एक स्वतंत्र विचार हो
और वो चाहते हैं कि सभी उनके लकीर के फकीर बने रहें। और आप चाहे इमरान खान हो, चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो वकील हो या सिविल राइट एक्टिविस्ट हो, सभी को प्रताड़ित किया जाता है, सभी के ऊपर दमन किया जाता है। और यही पाकिस्तान की जमहूरियत की कड़वी सच्चाई है। लेकिन 17 साल, बिल्कुल, ये 17 साल की लड़की को मार देना, बिल्कुल 17 साल की लड़की को मार देना, और उसके पीछे सोच क्या रही होगी ये भी समझना बहुत जरूरी है। माथुर साहब, ये हत्याएं और ये पैटर्न बिल्कुल ये समझ में आता है कि भाई हमारे कंट्रोल में रहोगे तो जियोगे, हमारे कंट्रोल में नहीं रहोगे तो फिर गोली तुम्हारे लिए तैयार है, चाहे वो आतंकी संगठन के लोग हों या फिर वहां के लोकल लोग हैं। अभी कभी कभी तो फर्क करने में मुश्किल हो जाता है, काफी मिले जुले से हैं ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, आपको ये बात शिवम समझने की आवश्यकता है कि जब तक आप जो जो महिलाएं हैं, जो 50% आपकी आबादी है, जब तक आप उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे तो आपके देश में प्रगति नहीं हो सकती, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और यही वजह है कि जहां जहां आप देखेंगे कट्टरता, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं वो देश। तो ये उसकी वजह है। आप ये देखेंगे, इसमें देखिए एक जो जरूरी बात होती है कि किसको मारा गया और क्यों मारा गया। क्योंकि क्या है कि वो हर महिला को नहीं मार रहे, ये क्योंकि यूट्यूबर थी, इन्फ्लुएंसर थी, उनको ये डर थी कि कहीं इसकी बातों में आकर के और भी कुछ लोग इस प्रकार के ना हो जाएं, ये कहीं बैड इन्फ्लुएंस एज पर देयर परसेप्शन लोगों के लिए साबित ना हो। तो ये वजह रही उसको उसको मारने की। और मुझे लगता है कि इस बात का एक बहुत जबरदस्त संज्ञान लिया जाना चाहिए, और ये बात अंतरराष्ट्रीय समुदाय को देखने की आवश्यकता है कि आप वैसे लोग बात किसी व्यक्ति की किसी भी वजह से जान नहीं जानी चाहिए, लेकिन ये वजह डेफिनेटली इस प्रकार की है जो कि वहां के लोगों की आतंकवादी जो माइंड सेट है। देखिए शिवम, मैं कई दफा कह चुका हूं, ये जो माइंड सेट उनका आतंकवादी माइंड सेट है, ये वहां के एजुकेशन इकोसिस्टम से आता है। आप जब बच्चे को 1-2 क्लास 3 क्लास से ये सिखाना शुरू कर देते हैं कि आपको ये करना है और महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देना है, काफिरों को खत्म करना है, तो ये जो वायलेंस ऑफ ए रेडिकल माइंड सेट है, इस वायलेंस को निकालना शिवम बहुत मुश्किल काम होता है। और यही वजह है कि वो किसी भी इस प्रकार की, वो कोई सोचता है कि भाई ये जो है इस्लाम के खिलाफ है, उसको खुद इस्लाम के बारे में कुछ पता नहीं है, उनको ये नहीं। जैसे आप देखें, जब पहली बार 22 अप्रैल का हादसा हुआ था पहलगांव का, उसके बाद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का स्टेटमेंट आया था और उन्होंने यही कहा कि ये कोई इस्लाम नहीं है, ये इस तरह की कोई चीज इस्लाम नहीं सिखाता। तो ये वो लोग हैं जिनको कि अधकचरी इस्लाम की जो जो देवबंदी और यहाँ के जो जो इसके जो वेरिएंट्स हैं इस्लाम के, जो कि वायलेंट इस्लाम के बारे में लोगों को बताते हैं, उसकी वजह से ये हो रहा है। और ये उनके एजुकेशन इकोसिस्टम का हिस्सा है। और जब तक उस पे असर नहीं होगा शिवम, इस प्रकार का माइंडसेट ठीक नहीं हो पाएगा और ऐसे हादसे हम होते हुए देखते रहेंगे। यहां के लोगों को समझने की आवश्यकता है कि कितनी यहां पर हमारे यहां पर बराबरी और छूट है, महिलाएं हों पुरुष हों, उनको सबके लिए। और ये उनको देखना चाहिए कि पाकिस्तान क्या है। बिल्कुल, ये समझने की जरूरत है। और ये जो इन्फ्लुएंस है इनका, ये आतंकवाद को आगे रख लेंगे, लेकिन ये वो सही है इनके लिए, वो बैड इन्फ्लुएंस नहीं है। लेकिन कोई अगर यूट्यूब पे बनाए या टिकटॉक पर बनाए, वो तमाम चीजें करे, तो वो उनको बुरा लग जाता है कि भाई वो उसने कैसे कर लिया, और लड़की है तो उसकी हिम्मत कैसे हो गई, गोली मार दी जाएगी। संजीव श्रीवास्तव जी, अब जब बात आती है, लोग सवाल पूछते हैं कि भाई ये युद्ध कैसा गया कैसा नहीं, ये भारत ने क्या लॉसेज लिए नहीं लिए। सीडीएस के बयान का इस्तेमाल बहुत किया जा रहा है, इस पर एक क्लैरिटी रखना जरूरी है कि भाई क्या हुआ, उससे ज्यादा ये जानना चाहिए कि रिजल्ट क्या है। ये इस बात पर क्लैरिटी लोगों को है या नहीं है, या फिर जो विपक्षी पार्टियां कह लीजिए या फिर पाकिस्तान कह लीजिए, जो इस तरीके का एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, जिसको बड़े अच्छे से यहां पर तोड़ा है हमारे सीडीएस ने कि भाई 8 घंटे नहीं टिक पाया, तो ये उतना दूर तक जाएगा संदेश कि नहीं जाएगा? देखिए, संदेश बहुत ही लाउड क्लियर है कि हमने एक पाकिस्तान के ऊपर एक शानदार विजय हासिल की है। एक बार फिर से पाकिस्तान को शिकस्त दी है, पाकिस्तान को पराजित किया है। और वो 48 घंटे का प्लान बना के चल रहे थे और हमने उनको 8 घंटे में ही घुटनों के बल ला दिया, हाथ जोड़ करके वो और पैर पड़ रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के। तो ये जो पूरी जो स्थितियां हैं, ये इस बात को दर्शाती हैं कि पाकिस्तान के विरुद्ध भारत का जो कैंपेन रहा है, जो एक कॉम्प्रहेंसिव
क्रेडिबल प्रोपोर्शनेट काउंटर टेररिज्म रिस्पॉन्स रहा है, वो बहुत ही ज्यादा सफल रहा है और पाकिस्तान हर तरफ से परास्त हुआ है। पाकिस्तान पे ऊपर हमने डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की, इकोनॉमिक स्ट्राइक की, डिजिटल स्ट्राइक की और सबसे बड़ा मिलिट्री स्ट्राइक की। और ये जो स्ट्राइक है, ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये आने वाले समय में भी जो है ऐसी भी आवश्यकता होगी उस हिसाब से ये जारी रहेगा। पाकिस्तान के ऊपर हमने एक कॉस्ट इम्पोज की है, बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव कॉस्ट इम्पोज की है, एक डिटरेंस इम्पोज किया है, एक भय उनके ऊपर इम्पोज किया है। और साथ ही साथ ये भी बता दिया है, एक न्यू नॉर्मल की बात हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कही, और उसको लक्ष्मण रेखा जिसको वो कहते हैं कि हमने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। और इस लक्ष्मण रेखा में बहुत ही स्पष्ट कहा गया है कि यदि अगली बार से पाकिस्तान ने भारत के ऊपर किसी तरीके के आतंकी हमले की साजिश रची, कहीं से उन्हें कोई सफलता मिली, तो फिर आतंकियों और आतंकी पनाहगारों में कोई भेद नहीं करेंगे। ये बात भी बहुत स्पष्ट है। और भारत के जो सारे जो रिस्पॉन्सेस हैं, जैसा कि हम आपके चैनल पे पहलगाम के पहले भी जो डिस्कशन हुआ करते थे उसमें कहते थे कि हमारे सारे ऑप्शंस ऑन द टेबल है। आज भी मैं कहता हूं सारे ऑप्शंस ऑन द टेबल है, डिफरेंट ऑप्शंस है, सीरीज ऑफ ऑप्शंस है, वेरियस ऑप्शंस है, और किसी भी ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हुए हम एक बड़ी कॉस्ट फिर से इंपोज कर सकते हैं और एक बड़ी सशक्त और मजबूत और क्विक और रोबस्ट रिस्पांस को हम करेंगे अगली बार। तो लेकिन इस बार संजीव जी बहुत जल्दी पाकिस्तान को समझ में आ गया कि ये कॉस्ट बहुत ज्यादा हो सकती थी। उनको ये बात बहुत जल्दी समझ में आई, जब घुटना टेकना। मुझे लगा, देखिए मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के जो जनरल अब फील्ड मार्शल जो भी आप कह लें, उसके लिए डिजर्व नहीं कर, फील्ड मार्शल के पद को वो डिजर्व नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी जो तकरीरें रही हैं, उनके जो एक्शंस रहे हैं, उनका तो डिमोशन होना चाहिए था। नहीं, उन्होंने खुद को प्रमोट किया है, ये बड़ी अच्छी चीज है, ये होना चाहिए, हमें भी करना चाहिए खुद को प्रमोट। माथुर साहब भी समझ रहे होंगे ये कैसे होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, तमाम चीजें होती हैं, ये थोड़ी ना फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ जैसे बन सकते हैं। जी, एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि ये जो फील्ड मार्शल जो मुनीर है, मुल्ला मुनीर, उन्होंने भारत को और इस नए भारत के चरित्र को, पूरे अप्रोच को और किस तरीके के अटल संकल्प वाला ये नया भारत है उसको समझते हुए भारी भूल की। इन्होंने ये समझा कि ये 26/11 वाला भारत है कि हम डाइवर्जनरी टैक्टिक्स करेंगे और अपनी जनता का ध्यान भारत के फ्रंट पर डाइवर्ट कर लेंगे और कुछ नहीं होगा। लेकिन जो रिस्पांस भारत कर रहा है, या भारत ने अभी तक किया है, आगे भी जारी रहेगा, ये बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव रिस्पांस किया है हमने, एक व्यापक रिस्पांस किया है, व्यापक कॉस्ट इंपोज की है। इसकी तो कल्पना भी, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने नहीं की होगी। कल्पना के परे यह हमला हुआ है, बिल्कुल ये कल्पना के परे रिस्पांस था। और आने वाले समय में अब मेरा ऐसा मानना है कि एक बात मैं अंत में आपके इस प्रश्न के उत्तर में ये कहना चाहता हूं, जो इन्फ्लुएंसर की हत्या की गई है और इस तरीके की जो पाकिस्तान में स्थितियां हैं, यदि ऐसी ही स्थितियां पाकिस्तान में बनी रही और पाकिस्तान के हुक्मरान इस तरीके के कट्टरपंथी सोच के ऊपर और इस तरीके के कुकृत्यों पर उन्होंने अगर लगाम नहीं लगाई, तो पाकिस्तान के तालिबानाइजेशन से पाकिस्तान को कोई बचा नहीं सकता। और ये जो टीटीपी है, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सीधा सीधा पाकिस्तान की सेना पर हमले करता है, पाकिस्तान की पुलिस फोर्सेस पर हमले करता है। और ऐसे ही कट्टरपंथी अगर यहाँ बढ़ते रहे तो तहरीक तालिबान लाते भी तो यही है, पालते भी यही है, ये करते सब कुछ है, लेकिन अभी उनको पाल नहीं पा रहे। मुख्य मुद्दा यही है कि भाई आजादी सबको चाहिए और उनको आजादी पहले से चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान सोच रहा था आतंकियों को पाल लूंगा और सेफ रहूंगा, वो लंबे समय तक नहीं। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न माथुर साहब आपसे भी, 6 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स गिराए, एक 130J यहाँ पर उनका एयरक्राफ्ट भी हमने गिराया, क्रूज मिसाइल्स और कह लीजिए यूएवीज डिस्ट्रॉय किए, ये हमारे ऑपरेशन सिंदूर में। अब ये बातें जो सामने आ रही हैं, तो उनका नैरेटिव तो धीरे धीरे खराब होता नजर आ रहा है कि भाई हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ये जो इतनी बड़ी मार पड़ी है, इसके बारे में तो वो नहीं बताएंगे, डॉजियर में बताएंगे कहां कहां चोट लगी, लेकिन फिर वो खुलासा हो रहा है कि पिटाई हुई है अच्छे से। शिवम देखिए, ये उनसे ज्यादा मार यहां पर जो उनके बड़े बड़े मोटे मोटे बैठे हैं, जो उनकी बातों की उनकी भाषा बोलते हैं और उनकी बात करते हैं, उनको मिला है एक सही जवाब। पहला तो अनिल चौहान जी ने दिया बिल्कुल सही जवाब, और दूसरा जवाब पाकिस्तान के इस एडमिशन से हो गया कि हमारा इतना नुकसान हो गया है भारत के टैक्स में। ये यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ का जो, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि डीजीएओ ने पहले दिन बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि भाई जब आप लड़ाई लड़ रहे हैं
तो आपने कोई भी लड़ाई लड़ी हो, तो 1971 में भी हजारों लोग हमारे मरे थे, हमने भी कुछ जमीन खोई थी, छंब हो या कहीं भी हो। तो ये लड़ाई ऐसा नहीं हो सकता कि आप मार के चले जाएं और वो लेता रहे पिटता रहे। बिल्कुल। तो ये उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया था। शिवम, आप रिकॉल करें डीजीएओ के शब्द, उन्होंने उनसे पूछा गया था पॉइंटेड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन था कि क्या हमारा कुछ हमने कुछ किया है, कुछ नुकसान हुआ है? तो उन्होंने कहा ऑल आर पायलट्स आर। बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर था। दूसरा सवाल उनसे पूछा गया पॉइंटेड क्वेश्चन कि हमारे क्या लॉसेस हुए हैं, तो उन्होंने यही कहा था कि लड़ाई है, लॉसेस दोनों तरफ होते हैं, लेकिन अपने लॉसेस को रिवील करना विल बी एडवांटेज एनिमी। ये हमारे लोग, हमारे यहाँ की कई राजनीतिक पार्टियां वो इस बात को समझ नहीं पाए। मैं आपको बताता हूं शिवम, ये बात लोगों को समझ नहीं पाए या जानबूझकर कर रहे हैं माथुर साहब, समझ नहीं पाए जानबूझकर। हाँ, एक सेकंड मुझे दें। ये जो मैं बता रहा हूं, ये जो मिलिट्री की जो वॉर्स होती हैं या जो इस तरह के एक्शंस होते हैं, उनको दशकों तक सीक्रेट रखा जाता है, दशकों तक। बिल्कुल। 1947-48 में जो लड़ाई लड़ी गई थी, वो कहीं जाकर के 76-78 में डिक्लासिफाई हुई है। और वो चाहते हैं कुछ लोग हमारे यहां राजनीतिक दल कि आप हमला करने से पहले बताओ कि कितने मर गए। इट इज एब्सोल्युटली नॉनसेंसिकल। और आप जय हिंद यात्रा निकाल रहे हैं, उस यात्रा में अपने भाषण में मुख्यमंत्री एक राज्य के होते हुए कहते हैं कि हमारे रफाल कितने गिरे। वो जय हिंद यात्रा हुई या जय पाकिस्तान यात्रा हुई? तो आप ये बात मानिए, ये ज्यादा करारा तमाचा पाकिस्तान पे नहीं पड़ा है, उससे कहीं ज्यादा करारा तमाचा वहां यहां पर बैठे हुए लोगों पर पड़ा है जो प्रश्न कर रहे थे भारतीय सेना से। तो ये आपके दर्शकों को मालूम होना जरूरी है कि कभी भी इस प्रकार की डिटेल्स डिक्लासिफाई नहीं की जाती है, नहीं की जाती है। ये और देश इतनी सेना उत्सुकता के हित में नहीं होता शिवम। बिल्कुल। तो इसकी वजह है। और अगर आप ये बातें करते रहेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं बता रहा हूं उनको सिर्फ और सिर्फ एक बात की समस्या है कि उनका जो राजनीतिक धरातल है वो स्लिपरी होता जा रहा है। इस वजह से वो कोई ना कोई चीज निकालने का प्रयास कर रहे हैं। 3 दशक तक हमने सिवाय हताशा के किसी भी टेररिस्ट एक्शन का कोई जवाब नहीं दिया। और आज वो है कह रहे हैं कि हम होते तो पाकिस्तान तो क्या ईरान भी ले लेते और अफगानिस्तान भी ले लेते। ये बातें, इनको यही वजह है कि वो अपना राजनीतिक काम ये छूट रहा है उनके हाथ से। सब ये कहने वाली बातें हैं, और ये अगर करना होता तो बहुत कुछ कर लेते, लेकिन वही बात है, अंततः बात यह कि प्रोपेगेंडा में हमें पाकिस्तान की मदद नहीं करनी है, हमें अपनी बात को अपने तक रखना है।